नमस्कार, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम युवा सोच न्यू अप्रोच में अग्रविजन चैनल पर। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो एक शिक्षाविद हैं और साथ ही सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक पहलुओं पर विशेष पकड़ रखते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ युवा साथी भी हैं, जो आज हिंदी की पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर चर्चा में शामिल होने के लिए आए हैं। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। किसी ज़माने में ये बात कही गई थी पत्रकारिता की शक्ति को बताने के लिए, और आज जब 200 वर्षों की यात्रा पूरी हो रही है तो हिंदी पत्रकारिता कहाँ पहुँची है, उसकी दशा, दिशा और भविष्य क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी को। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमसे मेरा आशय आज के इस युवा पीढ़ी से भी है कि हिंदी पत्रकारिता के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। मतलब इस विषय के जो आप लोग निष्णांत हैं, मैं तो दुर्भाग्य से 8वीं तक ही हिंदी पढ़ी, परंतु जिन विचारों में आगे बढ़ा वहाँ हिंदी को प्रमुखता दी गई और धीरे धीरे हिंदी के कारण दिक्कतें तो आई, परंतु हिंदी के प्रति जो स्नेह बढ़ा। 200 साल का आप इतिहास की बात कर रहे हैं। देश का बड़ा अजीब देश है मेरा देश। हिंदी पत्रकारिता या पहला हिंदी अखबार वो नॉन हिंदी भाषी प्रांत के अंदर छपता है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादातर बंगाल के भाई बहनों का प्रयास था और वहीं पर पहला अखबार छपा। हिंदी को बढ़ावा देने का सबसे ज़्यादा मैं वो समझता हूँ योगदान गांधी जी का था। वो गुजराती थे, हिंदी भाषी नहीं थे। और आज हिंदी को प्रतिष्ठित करने में जितना बड़ा योगदान आज के प्रधानमंत्री जी का है कि वो सहज रूप से हिंदी में कोई उनकी हीन भावना नहीं है। हिंदी बोलने वाला अपने आप को पुरानी मानसिकता से देखे तो लगता है कि बहुत पिछड़ा है, परंतु मोदी जी ने और शाह जी ने हिंदी को उस ढंग से प्रतिष्ठित कर दिया कि आज हिंदी बोलना, हिंदी समझना गर्व की बात है। इसलिए आप इस जनरेशन के बच्चों के लिए अब कोई बीच में हीन भावना होनी ही नहीं चाहिए। और अब तो लगातार एक ही बोले हुए शब्द को हाथ किया था, आपने देखा टीवी पे अभी कि मोदी जी बोल रहे हैं तो कितनी भाषाओं में लिपि में आ रहा है, और फिर एक संकेत भाषा भी आ गई। इसलिए आज हिंदी को बढ़ावा देना इस देश की एकता और अखंडता के लिए अति आवश्यक है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में भी राजगोपालाचार्य जी ने जो एफर्ट किए थे, जिनका शायद आज या कल में ही जन्मदिन है, वो भी हमें कार्यक्रम चल रहा है, चलना चाहिए और हमें देखना चाहिए। परंतु फिर भी 200 साल का इतिहास थोड़ी देर ही चल पाया, क्योंकि मिशन था और बिना पैसे जर्नलिस्ट बनना और उसमें काम करना बहुत मुश्किल काम है। एक पीढ़ी थी, मैं समझता हूँ 1975 तक, जो मिशन मोड में काम करती थी। पत्रकारिता में जिनके नाम ऊंचे थे, अखबार उनके नाम से चलते थे। वो ज़माना हमने देखा है कि गिरिलाल जैन हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया की साख है, अरुण शौरी हैं तो इंडियन एक्सप्रेस की साख है, और इसी ढंग से हिंदी में रतनलाल थे तो हिंदुस्तान हिंदी के अखबार की साख थी। तो आज क्यों नहीं है? धीरे धीरे व्यावसायिकता हावी हो गई, कमर्शलाइजेशन बढ़ गया, और इसलिए एडिटर का नाम पीछे चला गया और ऐड लाने वालों का नाम आगे बढ़ गया। परंतु हिंदी का देश की आज़ादी के अंदर जो योगदान था, हिंदी का आज भी मेरा मानना है कि हिंदी इस देश के आम बोलचाल की भाषा है, और संस्कृत निष्ठ हिंदी को हमने जो छोड़ दिया धीरे धीरे टीवी मीडिया के कारण, और इंग्लिश और हिंदी मिला के इंग्लिश बना लिए लगभग, परंतु हिंदी को सही रूप में रहे तो हिंदी संस्कृत निष्ठ रहेगी तो समझ में जल्दी आएगी। कंप्यूटर के लिए ज़्यादा स्टेबल है, और संस्कृत तो मैं समझता हूँ सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत का आना
अपोलो प्रोग्राम में, नासा में, सब में कंपलसरी है। तो इसलिए हिंदी के शुद्ध रूप में आए तो बहुत अच्छा, परंतु जिस रूप में भी आ रही है शुद्ध होने में कितनी देर लगेगी, जल्दी करा लेंगे हम। हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए और हिंदी को बोलने वालों को कुछ शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। बोलचाल की भाषा है, आवश्यकता के अनुसार सबको इतनी आती है कि जितनी आनी चाहिए, परंतु सबसे अच्छी हिंदी में आज भी मेरा मानना केरल के लोग बोल लेते, क्योंकि मलयाली सबसे नज़दीक है संस्कृत के। इवन तमिल में के अंदर जितनी पूजा पाठ हैं, संस्कार हैं, सब संस्कृत के आधार पर ही, इसलिए समझ सबको आती है। परंतु क्षेत्रवाद को बढ़ाने वाले लोग, ख़ास तौर पे जो घटिया पॉलिटिशियन है, वो मराठी को भी अलग करके देखते हैं, जिसकी लिपि गुजराती मराठी की तो एक ही है। पंजाब के अंदर लिपि अलग ना हो, या थोड़ी बोली का वो अलग ना हो, तो कोई अंतर नहीं है। मैं इसलिए कई बार मेरे अपने सिख बंधुओं से पूछता हूँ कि गुरुद्वारों पे तुम पंजाबी में भी लिखते हो, इंग्लिश में भी लिखते हो, घर के अंदर पंजाबी बोलते हो, लिखने कितनों को आती है? 2% को भी नहीं। धीरे धीरे भारत समझेगा, आगे बढ़ेगा, और हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़ना देश की एकता को मजबूत कर रहा है। आज मुझे जैसे थोड़ा बहुत अध्ययन किया, जब आप लोगों ने बुलाया, तो लगभग जहाँ जहाँ प्रवासी भारतीय गए, जो कुली बनकर गए, जिनको बॉन्डेड लेबर करके लेके गए 150 साल, 250 साल, और उनको बहका कर लेके गए, वह सोना बहुत मिलेगा। और आप चलो, खेती करानी थी ईख की, ईख मतलब चीनी की, तो ले गए थे। तो यहीं से मॉरिशस गए, त्रिनाड गए, फिजी गए, गुयाना गए, और अन्य देशों में। इतने छोटे छोटे देश भी हैं कि नारू एक देश है, आप देखेंगे नक्शे में तो हिंद महासागर के सबसे नज़दीक है। आबादी शायद 1 लाख से भी नीचे, 1 लाख से भी नीचे देश है, सॉवरेन कंट्री है, और फास्फोरस सबसे ज़्यादा है। और वहाँ के अभी इसमें AI समिट में जो आए हुए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पिल्लई हैं। तो पिल्लई नाम से अब अंदाज़ा लगा लें कि केरल से कभी गए होंगे। सर, हम हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्व जो शुरुआत हुई थी, उससे अभी तक की यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। और अगर पत्रकारिता के इतिहास को देखा जाए, हिंदुस्तान में ख़ास तौर से, तो भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को ही देखते हैं, तो कितनी कारगर रही है पत्रकारिता स्वाधीनता संग्राम के योगदान में, इस पर कुछ बताएं। मैं हिंदी का, जब मैंने गांधी जी का नाम लिया, गांधी जी ने तो पूरे देश में जो आंदोलन खड़ा किया, आम लोगों के बीच में खड़ा किया, और हिंदी उनकी संपर्क भाषा भी थी और बोलने की भी थी। तो कितना बड़ा योगदान, इसी से अंदाज़ा लगा लें कि नॉन वायलेंस से, अहिंसक तरीक़ों से देश को इस लायक तो बना दिया कि वो आज़ादी की मांग करें। उसके अंदर मतभेद हो सकते हैं कि आज़ादी अहिंसक रूप से मिली या हिंसक लोगों के कारण मिली, ये हो सकता है मतभेद, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और शहीद भगत सिंह, बिस्मिल्लाह, इनको तो भुला दें तो ये भी ठीक नहीं होगा। परंतु गांधी जी ने जन जागरण किया, और उसको संपर्क भाषा उनकी पूरे देश में हिंदी ही थी, और उसी को लेकर वो भारतीय वेशभूषा में रहे, उस कपड़ों में रहे जो आम भारतीय रहते हैं। और दक्षिणी अफ्रीका में बैरिस्टर थे, अनपढ़ नहीं थे, परंतु वो जब आए तो भारतीय परिवेश में ढलकर उन्होंने देश को जागृत किया, और कई आंदोलन के माध्यम से इस देश को खड़ा किया। आपको ये भी सुन के आश्चर्य लगेगा कि 1930 से पहले कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग भी नहीं की थी। गांधी जी इस देश में 1916-17 में आए हैं, और 1930 से पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस ने ऑफिशियली नहीं की थी। क्यों? कांग्रेस बनाई किसने थी? एक अंग्रेज़ ने। क्यों बनाई थी? कि एक डिबेटिंग क्लब रह जाए और हमसे आज़ादी ना मांगे, छोटी मोटी चीज़ें मांगे और हम देते रहेंगे। परंतु गांधी जी के कारण, सरदार पटेल के कारण, महापुरुषों के कारण ये आंदोलन चढ़ा बढ़ा, और देश की आज़ादी को हमने प्राप्त किया। मैं समझता हूँ इसलिए हिंदी
का योगदान सर्वोपरि है। ठीक है सर। अब विदेशों में अगर देखा जाए तो हिंदी पत्रकारिता की स्थिति कैसी है और कितने देशों में इसका आजकल प्रयोग होता है, कुछ बताएं। मैं समझता हूँ आज जब से मोदी जी आए हैं समझने लायक हिंदी, तो आपने अभी फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए तो जय हो सुना होगा उनके मुंह से। क्यों? हर आदमी सामने वाले को खुश करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करता है जिससे कि सामने वाला खुश भी हो और मेरी संबंध थोड़े और नज़दीक आए। भाषा जोड़ती है। भाषा जोड़ती है। और फादर कामिल बुल्के थे शायद, उन्होंने तो हिंदी के लिए कितना काम किया भारत में रहकर भी, और सबसे ज़्यादा हिंदी को प्रचलित करने में, रामचरितमानस को प्रचलित करने में उस पर PhD की थी। तो इसलिए योगदान बहुत रहा है। रशिया के अंदर राज कपूर की फिल्मों ने हिंदी को प्रचलित किया। मेरा जूता है जापानी। फिल्म संगीत ने, बम्बई के फिल्म संगीत ने भी हिंदी को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। वो अलग बात है कि शुरू में वहाँ की हिंदी में उर्दू ज़्यादा थी, जब क्योंकि शायर थे, दूसरे लोग थे जब तक, बाद में वो थोड़ा इंग्लिश का पुट आ गया। परंतु मनोज मुंतजिर नाम है वो, मनोज शुक्ला है, मनोज मुंतजिर लिखते। उनके जैसे लोग आए हैं, कुमार विश्वास जैसे लोग आए हैं, तो हिंदी फिर से अपने सही रूप में आगे बढ़ रही है। चूँकि सर आपका एक लंबा अनुभव राजनीतिक दौर का भी रहा है, तो राजनीति में अगर देखें या लोकतंत्र में देखें तो हिंदी भाषा ने लोकतंत्र को कैसे सशक्त किया है भारत में? लोकतंत्र में लोक है पहले, तंत्र तो एक मशीनरी है। और लोक जितना जागरूक होगा, लोग जितना ही देश के प्रति समर्पित होगा, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। तंत्र तो अंग्रेज़ों का भी था, उन्होंने हमें कस के रखने की कोशिश की। वी वर इन शेकल्स। इसलिए मोदी जी क्या कह रहे हैं आजकल, मैं कहा लेकर ये जो बेड़ियां हैं 2035 तक, इन बेड़ियों से हमें मुक्त होना है। क्यों? हम आज चारों ओर से हमें दिख नहीं रही वो बेड़ियां, हम जकड़े हुए हैं उस भावना से, हीन भावना से। उससे मुक्त होने के लिए गर्व से हमें भारतीय बनना होगा। उसके लिए हिंदी का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, ग्रहों की ज्ञान। अब आज किसी को बताओ कि हजारों साल पहले सूर्य ग्रहण उस दिन हुआ था, चंद्र ग्रहण उस दिन हुआ था। रामायण की जो घटनाओं में पढ़ते हैं, महाभारत में हम पढ़ते हैं कि भीष्म ने अपनी मृत्यु स्थगित रखी किस दिन के लिए? कि सूर्य जब उत्तरायण होगा। अब उत्तरायण आज के बच्चों के, आज की जनरेशन से पूछे तो नहीं पता, क्योंकि बताया नहीं गया। दोष किसका है? 14 जनवरी के बाद का समय है। परंतु कारण क्या है कि दोषी मेरी पीढ़ी, मेरे से पहले की पीढ़ी और मेरे बाद वाली है। आप तो उसके बाद चौथी पांचवी पीढ़ी में। परंतु अब आपकी ड्यूटी है कि क्यों करना है, कैसे, इन सब प्रश्नों का उत्तर भी देखेंगे। सूर्य की दूरी किसने बताई थी सबसे पहले? 9 करोड़ 35 लाख मील, जितना भी कुछ किसने बताई? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है? किसने बताया? जो सो कॉल्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं, उन्होंने तो उल्टा बताया था। कोपरनिकस, दिल्ली में एक सड़क का नाम है, पढ़ा है आपने किसी ने आते जाते मंडी हाउस के पास? उसको पोप ने या अंग्रेज़ों ने आदेश दिया था इसको मारो। ये उल्लू है जो कहता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, और ये बाइबल में जो लिखा है उससे उल्टा बता रहा है, इसलिए इसको मृत्यु दंड दिया जाए। गैलीलियो को जिंदा जला दिया जो है कोपरनिकस। अब सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना। तो आपके तो तुलसीदास जी ने सूर्य की दूरी, अपने आपके जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना आप, याद भी होगा ज़्यादातर को, उसके अंदर वो आती है एक चौपाई, युग सहस्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। अब उसको कैलकुलेट करके और आज इसे तो वही दूरी आएगी, तो मेजर कैसे की? अब आज के इस डिजिटल दौर में सर ये जो चर्चा बहुत होती है, हमारे आपके सामने है ये जेन जी, हमारे जनरेशन के, नए जनरेशन के लोग हैं, इनके लिए हिंदी भाषा कैसे समृद्ध हो और कैसे कुछ और सीख पाएँ, कुछ आप बताएं। क्योंकि आजकल इनकी भाषा थोड़ी बदल के इंग्लिश हो गई है और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हालांकि यूज बहुत करते हैं ये लोग,
कंटेंट क्रिएशन में दोनों भाषाओं को मिक्स करने का जो ट्रेंड है, तो कुछ संदेश इनके लिए। शुरू में एक बार ये होना ही है, 5-7 साल बाद जब इनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी फिर आप प्योरिटी ढूंढना मिलेगी। क्यों ये जब अब कुछ तो ट्रेंड होके निकलेंगे ना, 4 साल हमारे पास रहेंगे, कुछ हमसे सुनेंगे, कुछ हमसे जाने, कुछ अब इनका मन जागा है तो क्यूरियोसिटी तो देखेंगे यूट्यूब पर भी, सब चीज़ अवेलेबल है। तो अभी 3 दिन पहले, कल परसों दूरदर्शन पे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, उसके कुलपति जो हैं बलखेड़ी है या बनखेड़ी है, उन्होंने कई श्लोक बताए हैं जो एआई से संबंधित है। एआई क्या है? आर्टिफिशियल कुछ नहीं होता, इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस की वो थोड़ी सुपर, ये मान लो आप इसको, जैसे आईक्यू बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, फिर एक इमोशनल क्वोशिएंट है, ये एक थोड़ा उसके ऊपर की चीज़ है। जो दूरियां जो आप मेजरमेंट नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट से, उन दूरियों का हमारे ग्रंथों में सबका वर्णन है। कौन सा ग्रहण कब होगा, जैसे अभी आ रहा है भाई, कौन सा ग्रहण आ रहा है अभी होली से पहले, उसके कारण से कुछ गलत चीज़ें जुड़ गई, कुछ अच्छी जुड़ गई। महाभारत काल में कैसे वो धनुष जाता था, आज वो सारा अभी देख रहे हैं ना, जितने ये मिसाइल वगैरह। प्रश्न बच्चों से लेते हैं। कोई सवाल यदि आप पूछना चाहते हैं पत्रकारिता के 200 साल हिंदी पत्रकारिता के या हिंदी भाषा से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। अपना नाम जरूर बताइए। सर, मेरा नाम आशना है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे अभी आपने एआई इंटेलिजेंस की बात करी, तो एआई और न्यू टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है, तो हिंदी पत्रकारिता में ये चैलेंज माना जाएगा कि अपॉर्चुनिटी? दोनों ही चैलेंज है, और चैलेंज को स्वीकार करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़े अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी है। और हमेशा ही कोई भी चैलेंज अपॉर्चुनिटी देता ही देता है। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के वक्त हिंदी अखबारों ने राष्ट्रवाद जगाने की बहुत एक कोशिश करी थी भारत की जनजाति में। तो अगर हम आज के समय पर ऐसा ही कुछ हिंदी अखबारों से अचीव करने की कोशिश करें कि हमारे भारत की जनसंख्या में राष्ट्रवाद की एक भावना जगाने के लिए, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, किस तरीके से हम उस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं? पहले तो एक अपने ऊपर विश्वास करने वाला माहौल स्कूलों के माध्यम से हम दें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन सब चीज़ों को समावेश किया है। इसके अध्यक्ष कौन थे नई शिक्षा नीति बनाने वाले? नॉन हिंदी स्पीकर, साइंटिफिक टेम्परामेंट के पर्सन कस्तूरी रंजन साहब। थोड़ा अध्ययन करना है ना अब घर जाके, तो कस्तूरी रंजन साहब ने 10 साल की मेहनत के बाद नई शिक्षा नीति का ये प्रारूप हमारे सामने रखा है। लागू हो रही है फेजेस में, थोड़ा नीचे से थोड़ा ऊपर से, तो अभी ये 2032 तक पूरी तरह लागू होगी। तो इसलिए हमारे को बहुत अवसर हैं, परंतु सबसे पहले कि हम नालायक नहीं हैं, हम गधे नहीं हैं। हम वो जो आरतियों में भी हमें सिखा दिया, हम कलकामी, मैं मूर्ख, और ये भावना निकालनी होगी। और मैं तो कहूँगा कि आप लोग इन आरतियों में भी संशोधन करने के लिए मीडिया में सब में लिखिए। अपने ऊपर विश्वास करने वाली जनरेशन आगे बढ़ेगी। हम भारतीय अमेरिका के 32 करोड़ में 35 लाख 40 लाख होंगे, एट द मोस्ट 45 लाख होंगे, परंतु आज हम सारे वहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो किसी एक देश से गए हुए लोगों में हैं। सबसे ज़्यादा रिच लोग यहूदी वहाँ माने जाते हैं। उसके बाद सेकंड जो हैं, आज हम भारतीय हैं, और हम वहाँ एज भारतीय हैं। हम जातियों में बटे हुए अपने आप को ना करें, हम सब भारतीय हैं, एक किसी भाषा को बोलने वाले हों। जैसे अमेरिका में एक मेल्टिंग पॉट बोलते हैं, अमेरिका के घरों के अंदर भाषा बोलने वाले ज़्यादातर स्पेनिश हैं, जर्मन वाले बहुत हैं, परंतु बाहर सब वो इंग्लिश बोलते हैं। कितना पुराना देश है, 250 साल। उससे पहले तो जंगली लोग थे, इधर उधर से गए थे, भारत को ढूंढने निकले थे, पहुंच गए अमेरिका। ज़्यादातर तो कौन लोग पहुंचे हैं? जो भारत को ढूंढने निकले थे। इसीलिए वहाँ इंडियाना स्टेट भी है, इंडिया शब्द बहुत है। और भगवान राम के समय जब अहिरावण चुरा के ले गया राम और लक्ष्मण जी को,
मारने के लिए। तो हमें क्या बताते, पाताल लोक। और पाताल लोक की हमें कल्पना क्या लगती थी जब हम रामलीला बचपन में देखते थे कि शायद कोई यूं करके जाते होंगे। अब समझ में सबको आ रहा है कि धरती जो है गोल है, थोड़ी चपटी, और उसके जाने के लिए रास्ते हैं। तो राम जी को, लक्ष्मण जी को मारने के लिए ले गए थे। वो आज भी, मैं 1993 में अमेरिका गया था, विश्व वर्ल्ड जो हिंद कॉन्फ्रेंस रिलीजियस, वहाँ माया धर्म को मानने वाले, माया शब्द ही है, माया इल्यूजन को भी बोल सकते हो ना, आज वो अपने आप को माया धर्म को मानने वाला मैक्सिको और अमेरिका का बड़ा हिस्सा। और घर में रोटी अभी तक गांव के पुराने एरिया में जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे। तो इसका मतलब हम सब जगह थे। भगवान शिव का मंदिर लगभग 100 देशों में निकला है, और निकला है तो इसका मतलब था मतलब हमारा कनेक्शन थे, आने जाने थे। वो कट क्यों गए? हमें 2 ही रूट याद रह गए, सिल्क रूट और ये। अब सारी चीज़ें फिर आ रही उभर के। जब हम थोड़ा सक्षम और हो जाएंगे, हमारी जो ये 5 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है, ये 15 ट्रिलियन पे पहुंचने दो, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 साल जाना है 50 ट्रिलियन पे। तो आपके सारी जो गरीबी और पिछड़ापन और जो खुद को जो हमने कोसते हैं, वो सब समाप्त होगा। निश्चित तौर पर हम आज 3-4 नंबर पर पहुँचे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आए हैं, 20-22 करोड़ गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको शिक्षा मिले, यही तो मूलभूत चीज़ें। इसी के लिए फांसी के फंदे चूमे थे, इसी के लिए सावरकर ने 2-2 जन्म के कारावास, तो हंस के कहा था उन्होंने जज को, इसका मतलब आप रीबर्थ में विश्वास करते हैं, आपकी तो धर्म में तो नहीं करते, पुनर्जन्म में। तो सावरकर ने जज से जब कहा, मुझे 2 जन्म का कारावास आप एक बार में दे रहे हैं, पर ये कौन पढ़ेगा? हम पढ़ें भी, पढ़ाएं भी और समझें भी। नमस्ते सर, मेरा नाम श्रावणी है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारा आधा बहुत अच्छा साहित्य हमारा हिंदी का है, हमारी आधी पत्रकारिता हिंदी में होती है, पर हमारी युवा क्यों नहीं पढ़ना चाहती है उसे? अट्रैक्शन होना चाहिए ना कोई। आप क्या चीज़ जो आपको अच्छा लगता है वो यूट्यूब पे वही देखते हैं ना। गंदे सीन अच्छे लगते हैं ज़्यादातर को, वो देखते हैं, वो ज़्यादा देखते हैं तो और ज़्यादा आते हैं अपने आप ही। सो कॉल्ड एआई से लिंक है, जो आप देख रहे हैं वही यूट्यूब आपको सप्लाई करना शुरू कर देता बिना मांगे। अब इस क्यों का प्रश्न ये है कि जब आप पढ़ेंगे, सारी मैगजीन ख़त्म हो गई। कभी धर्मयुग जैसी मैगजीन थी, रविवार थी, हमारे टाइमों में फिल्म फेयर की हिंदी की थी, सारी गायब हो गई। और केवल इंग्लिश मीडिया, उसमें क्योंकि ऐड ज़्यादा मिलता है इसलिए वो ज़्यादा छपता है। आपकी भूख बढ़ेगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी, तो सब चीज़ें बेटा ठीक हो जाएंगी। और 200 वर्षों की हिंदी पत्रकारिता की इस यात्रा पर आपसे एक अच्छी बातचीत हुई। हमारी नई पीढ़ी ने काफ़ी कुछ जाना, समझा, और हम आपके आभारी हैं कि आपने अपना समय दिया आज के इस कार्यक्रम के लिए, और हमारे इन बच्चों का भी मार्गदर्शन आपने किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में युवा सोच न्यू अप्रोच इस कार्यक्रम में नए विषय के साथ फिर बातचीत करेंगे और कुछ और मिलजुल कर जानने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।